प्रथम माँ शारदे के चरणों में सादर वंदन। आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए आदरयोग मंचासीन अतिथिगण, जिनका क्रमानुसार मैं नाम लेना चाहूँगा। आज के इस कार्यक्रम में अपनी गौरवमयी उपस्थिति दे रही हैं सुनीता जी जोटिया, एसोसिएट प्रोफेसर, राम निवास जी बगड़िया वाइस प्रिंसिपल, सरला जी बिश्नोई प्रधानाचार्य, मुकेश जी बांबू व्याख्याता, दिनेश जी बेनीवाल और मेरे कुछ विद्यार्थी, जिनमें मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि एक शिक्षक के लिए ऐसा दिन आए जब उसके ही विद्यार्थी उसी के साथ में मंच साझा कर रहे हों। इसमें बेटियों की तरफ से नेतृत्व कर रही समेस्ता जी और नीचे आगे की पंक्ति में बैठे आनंद जी बिट्टू, महावीर जी, मंचासीन प्रेम सिंह जी, साथ ही में अतिथियों में राकेश जी चौहान व्याख्याता, मोबिना जी बानो, सुनील जी सिहाग, प्रदीप जी बांबू, रमेश जी मंडा। अब मैं अपनी बात प्रारंभ करना चाहूँगा। अगले 20 मिनट आपने मुझे देने होंगे। मेरे से पूर्व महानुभावों ने जो बातें कही, उन्हीं बातों को मैं दोहराऊंगा। नई बात कुछ भी नहीं हो सकती। अंत में 4 घंटे के बाद में जो सार निकल के आएगा वो मैं पूर्व में बता दूं। एक ही लाइन में है, जिसको लक्ष्य प्राप्त करना है, जिसको हिमालय जैसी ऊंचाइयां छूनी है, कर्म उसी व्यक्ति को करना होगा, ये तय है। इसका कोई विकल्प नहीं हो सकता। सारी बातों को आप एक सार में निकालेंगे तो इसका अर्थ यही है, कर्म ही पूजा है और कर्म ही आपको वो स्थान दिलवाती है। मंचासीन अतिथिगणों को अगर आप देखेंगे तो क्या आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ ये एक व्यक्ति का सम्मान है? मैं ये मानता हूँ किसी व्यक्ति का सम्मान नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उनके कर्मों का सम्मान है। उन्होंने जैसे कार्य किए हैं तभी उनको स्थान मिले। अगर भारतवर्ष की 141 करोड़ की आबादी देखें, उस आबादी में से इतने बड़े पूरे भारत भूमि में देखें तो खाजूवाला एक नक्शे में देखें तो सुई की नोक के जितना स्थान, और उसमें अपने आज जो है सैकड़ों की तादाद में यहाँ उपस्थित है। तो किस वजह से? कर्म की वजह से। आज का दिन कहें तो विशेष इसलिए कहूँगा कि देखो समाज कितना बदल रहा है। रविवार का दिन हर व्यक्ति चाहता है कि मैं घर बैठा रहूं, आराम करूं, रील्स देखूं, परिवार के साथ में समय निकालूं। तो समय बदल रहा है कि आज विद्यार्थी के भविष्य के लिए, एक बालक के भविष्य के लिए अभिभावक और अध्यापक रविवार को भी चिंतन कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमारा देश वाकई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है और हम जो पूरे विश्व भर में शिखर पे होंगे। वापस हम पुनः विश्व गुरु बनने में सिर्फ कुछ कदमों की जो दूरी है, भारतवर्ष को और तय करनी होगी। पहले मैं थोड़ा सा मेरे खुद का परिचय दूंगा, फिर स्वाध्याय का परिचय दूंगा, फिर स्वाध्याय की थीम के बारे में बताऊंगा। मैं एक किसान का बेटा हूं। पुनः मेरा नाम मैं मेरे मुख से रिपीट कर दूं, सुमेर सिंह शेखावत मेरा पूरा नाम है। सूरतगढ़ के पास में एक दुर्गम सा स्थल है। दुर्गम क्यों कहा ये भी मैं आपको बताऊंगा। गांव का नाम है किशनपुरा, और नक्शे में अगर गांव को ढूंढेंगे तो कहीं नहीं मिलेगा। राजस्थान तो वैसे वीरों की भूमि रही है। हम इतिहास में युद्ध युद्ध पढ़ते हैं। युद्ध से स्टार्ट किया है, युद्ध पे रोका। तो उसमें एक होता है हरावल दस्ता। ऐसा युद्ध में सबसे पहले कुछ लोग शहीद हो जाते हैं जो कभी इतिहास के पन्नों पे दर्ज नहीं किए जाते। तो हमारा जो गांव है किशनपुरा, सूरतगढ़ के बिल्कुल सटा हुआ जो गांव है, सेम से नष्ट होने वाले पहले गांवों में है जो कभी पन्नों पे नहीं लिखा गया कि ये गांव सेम से नष्ट हुआ। अभी भी हालात ये है कि लोग ढानियों में रहते हैं। 2015 में मेरे घर में बिजली पहुंची है, उससे पहले मैं 2010 में नौकरी लग चुका था। सेवा का सफर जो है, एजुकेशन का सफर मेरा कैसा रहा? 4 तक की जी मेरी पढ़ाई जो है वो बिल्कुल जैसे काफी वक्ताओं ने अपनी पृष्ठभूमि के बारे में, पढ़ाई के दौरान जो विषम परिस्थितियां उन्होंने देखी उसके बारे में चर्चा की। मैं भी आपको बताना चाहूंगा। कक्षा 4 तक मेरा अध्ययन एक तरीके से चल विद्यालय, शायद कई बच्चों ने सुना भी नहीं होगा चल विद्यालय क्या होते हैं। चल विद्यालय ऐसे जैसे किसान ने किसानी समेटी और उसके बाद में उसे ये लगा कि नहीं, कुछ 10-5 ढानियों के लोग मिलके एक पढ़े लिखे व्यक्ति, कक्षा 10-12 के व्यक्ति को हायर करते हैं। उन्हें ये कहते हैं कि हमारे ये 10-15 बच्चे हैं, इनको पढ़ाना है। तो सारे विषय वो पढ़ाते थे। हमने कभी रविवार की भी छुट्टियां देखी नहीं। कभी 4 तक मेरी ऐसी पढ़ाई है।
5 के बाद में थोड़े से कहते हैं ना कि ईश्वर कुछ होता उसी के सहारे से, उसी के इशारे से। तो मेरे बाबू साहब बिडवाल हेड का नाम सुना होगा, जहाँ से अनूपगढ़ शाखा निकलती है, वहाँ वो पंप ड्राइवर की नौकरी किया करते थे। तो मैं उनके पास में आ गया। 5, 6, 7, 8 तक की मेरी पढ़ाई जो है वहाँ बिडवाल हेड के राजकीय विद्यालय में रही, और मेरी शिक्षा में नियमितता वहीं से स्टार्ट हुई। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं पढ़ लिख के मास्टर बन जाऊँ। मन में ये था कि ठीक है, किसान के बेटे हैं, नौकरी तो मिलती नहीं, किसान ही करेंगे। जैसे 8वीं पास की कि कोहरे में एक एक कदम आगे बढ़ाते रहते हैं तो रास्ता अपने आप मिलता रहता है। आप चिंता अपने लक्ष्य की ना करें, आप ध्यान इस बात पे दें कि आपके कदम सही निकलने चाहिए, कदम ताल नहीं टूटनी चाहिए। यही क्रमबद्धता है, यही कोई भी व्यवसाय में जाए उसकी नियमितता यही है कि कदम ताल आपके ना टूटे। 9वीं से लेके आगे ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई मेरी जो है वो सूरतगढ़ में रही। दिसंबर 2005 की एक ऐसी घटना है। अब यहाँ से एक चीज निकल के आती है कि आपका ग्रुप सर्कल जो है, उस ग्रुप का ही प्रभाव था कि मेरे एक मित्र थे देवी लाल राजपुरोहित, उन्होंने दिसंबर का एक कोई दिन था 2005 का, मुझे ऐसा कहा कि पीटीटी का एग्जाम देते हैं। वाकई मुझे नहीं पता था कि पीटीटी क्या होती है। इसी के साथ में एक बात मैं आपको बता दूं कि उम्र का कोई भी पड़ाव आपको रोक नहीं सकता। आप ये सोचें कि किसी बच्चे ने 7वीं क्लास में ठाना है कि मुझे आईएएस बनना है, और एक व्यक्ति ये देखे कि नहीं, मैंने तो आज तक 30 साल का हो गया, मैंने तो सोचा ही नहीं है आरएस के बारे में, तो मैं नहीं बन सकता। ऐसा कतई नहीं है। 7वीं क्लास में सोचने वाला आरएस बन जाएगा, ये कहीं जरूरी नहीं है। और ये कहीं ऐसा अपने आप में अवरोध नहीं है कि 30 साल की आयु में सोचे कि मुझे आरएस बनना है। आप कभी सोचें, कार्य तब से प्रारंभ करें, आप सफल हो जाएंगे। और उसी के दौरान जो है बीएड करने के बाद में पहली प्रतियोगिता परीक्षा से जो सामना रहा, अक्सर बच्चों के मन में एक चीज आती है, वो आती है कि सीटें कम हैं। 2008 संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट सीटें थी कुल सामान्य की 390, और 390 सीटें थी। फॉर्म मैंने भी डाल दिया। उस समय फॉर्म जो है ना वो मिला करते थे पोस्ट ऑफिस से, वो गोले भर के और आरपीसी भेजने पड़ते थे। तो वो फॉर्म फिल किया, भेजा। मन में ये सीटों का बिल्कुल भी नहीं था। आज के बच्चों में ये चिंता रहती है कि पद कितने हैं, पद ज्यादा होंगे, पेपर कब होगा, पाठ्यक्रम ज्यादा है कम है, उसको सोच के हमने हमारा लक्ष्य तय नहीं करना। आप कार्य करते रहे और उसी वैकेंसी पे अच्छे से कार्य किए। और वहीं से मैं ये कह दूं कि स्वाध्याय का अपने आप में महत्व क्या है। मैं ये कोचिंग की बात नहीं करूंगा, सेल्फ स्टडी की बात करूंगा। उस दौरान यानी आप जो विद्यार्थी बैठे हैं, आपको मार्गदर्शन किस प्रकार से लेना है। उस समय 3rd ग्रेड का जो पैटर्न था वो ये था, 100% आया करते थे। कुछ मेरे साथी लोग शायद उस चीज के बारे में जानते भी होंगे। 60% राजस्थान के बारे में रहते थे, 7 अलग अलग विषयों के साथ 3-3, 2-2 ट्यूशन रहते थे, शिक्षण विधियां, तो 100 सारे परसेंट थे। और मैंने उस पर कार्य कैसे किया, पाठ्यक्रम को सामने रखा और फिर देखा कि मेरी कमजोर कड़ी कौन सी, मजबूत कड़ी कौन सी। सारे पाठ्यक्रम पे एक जैसा कार्य नहीं करना। मुझे लगा कि गणित मेरी कमजोर है, मुझे लगा इंग्लिश विषय मेरा कमजोर है, मुझे लगा कि विज्ञान विषय मेरा कमजोर है। उसके लिए और विज्ञान में भी मैंने ये छांटा कि विज्ञान में कौन से ऐसे लेसन्स हैं, गणित में से कौन से लेसन है जो मेरे कमजोर है। और मैंने सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में मार्गदर्शन लिया। उसके लिए कोई कोचिंग एक्सपर्ट की आवश्यकता नहीं है, वो संसाधन आपको वहीं मिल जाएंगे। जैसे मैं एक बहुत बड़ी लंबी चौड़ी टीम जो है खाजूवाला में शिक्षक वर्ग की देख रहा हूँ, इसी प्रकार जिन गुरुजन से मैंने कक्षा 9 में गणित पढ़ी थी, आप देखें अब मैंने कोई नया व्यक्ति नहीं तलाशा, पुनः मैं उन्हीं के पास में गया सूरतगढ़ में जाके, और 9वीं की किताब ले गया, वही पुराने वाली पढ़ी थी किताब। इसलिए किताबों से बड़ा स्नेह रखें। किताबें ऐसे नहीं कि 9 से 10 में आए तो 9वीं वाली किताबें हमने कबाड़ी को दे दी या किसी को गिफ्ट कर दी। किताबें आप खुद की कभी किसी को गिफ्ट ना करें। किसी का जन्मदिन हो, कोई ऐसा ओकेजन हो विशेष है, तो आप उन्हें खरीद के जरूर दें, पर आपके वो आभूषण है, आपके शस्त्र है, वो शास्त्र है, उनको कभी भी आप है ना किसी को ना सौंपे, वरना एक योद्धा के तो हथियार ही वो ही है, फिर योद्धा आप कहाँ से कहलाएंगे। तो मैं उन्हीं गुरुजी के पास में गया, वही पाठ्यक्रम लेके, वही किताब लेकर। मैंने कहा सर इसमें 2-3 प्रश्नावली जो मुझे नहीं आती, और कुछ मुझे साइंस के टॉपिक है। मैं 2 महीने उनके पास में रेगुलर गए, 1-1 घंटे, और उन्होंने मेरा वो कार्य जो था वो करवा दिया। तो ये टेक्निक जो है आप बच्चों ने रखनी है। यही एक एक चीजें आपने अपने मन में पिरोनी है कि सारे पाठ्यक्रम को अगर पढ़ने लगे तो 2 साल तो ऐसे निकल जाएंगे कि हम कोचिंग में घूमते रहेंगे, उसमें देखें कि हमें आवश्यकता कहाँ है। इस प्रकार से मैंने कार्य किया। और सितंबर 2009 में संस्कृत एजुकेशन में मेरा पहला चयन, 2013 से लेकर 2010 से लेकर 12 तक मैं 3rd ग्रेड रहा। फिर वहाँ सर्विस को एंजॉय किया, तो बस अब तो मुझे दुनिया का सबसे बड़ा पद जो है मिल गया। शायद यही बात अब से पहले शायद दिनेश जी यहाँ कह रहे थे, दिनेश जी यहाँ बैठे हैं
दिनेश जी ने ये कहा कि नौकरी मिल जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, छोटी मोटी प्राइवेट जैसे भी। मुझे भी ये थी कि सर नौकरी मिल जाए, बीएड कर ली बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। पर नौकरी मिल गई, 2 साल कर भी ली। पर जब साथ के आगे बढ़ते हैं ना, 3 इडियट में है ना, वो दोस्त फेल हो जाए तो बड़ा दुख, और दोस्त तक टॉप हो जाए तो भी बड़ी जेलस होती है। और होनी भी चाहिए, ऐसा लगना चाहिए। तो मेरे 1-2 साथी थे जो सेकंड ग्रेड में आगे निकल गए सर, तो मुझे बड़ा ऐसा लगा कि नहीं, वो एक थोड़ी सी सकारात्मक प्रतिस्पर्धा की मुझे भी सेकंड ग्रेड बनना है। फिर तैयारी की, हिंदी से सेकंड ग्रेड में चले गए। फिर 4 साल फिर ठहराव आ गया। आदमी आदमी अपने आप को बड़ा आत्मसंतुष्ट कर लेते हैं। मैंने सर ऐसा सोचा कि थर्ड ग्रेड के काम ज़्यादा हुए और लेक्चरर के भी काम ज़्यादा हुए। तो अब मैंने कहा सेकंड ग्रेड बढ़िया चीज़ है, बीच में से अपने कोई काम नहीं, एक विषय पढ़ाया, मान लो प्रिंसिपल भी नहीं है तो अपने कोई जिम्मेदारी नहीं है, छोटे बच्चों से ज़्यादा माथामारी नहीं है, और 6ठी 7वीं 10वीं क्लास से पढ़ा लेंगे। 4 साल सेकंड ग्रेड हिंदी से काम किया। तो 2-3 साथी थे जो सेकंड ग्रेड थे मेरे साथ में, उन्होंने मेहनत की, वो लेक्चरर बन गए। फिर ऐसा लगा ये क्या हुआ, मैं तो वहीं बैठा हूँ। फिर वापस 2015 में वैकेंसी आई और शायद 17 में ज्वाइनिंग मिली, तो मैं हिस्ट्री से लेक्चरर बन गया। अब कई बच्चे ये कहते हैं कि विषय का चुनाव रुचि, और रियल में कह दूं, इतिहास विषय से पीजी करने से पहले जो है ना, कोई रुचि वाली ऐसी बात नहीं थी। यूं ही विषय को चुन लिया था। अब यूं ही चुन लिया, यूं ही चुन लिया, कंधों पे उठा लिया। तो अब कई बच्चे आते हैं मेरे पास में, सर हम किससे करें, रुचि नहीं पैदा हो रही, आवश्यकता बनाओ। फिर रुचि नहीं थी रियल में सर, आवश्यकता बनाई। क्योंकि कक्षा जब मैं 11 में, सर सूरतगढ़ का एक स्कूल है टैगोर सेंट्रल एकेडमी, जब 11वीं 12वीं मैंने वहाँ से की, तो मैंने हिंदी विषय इसलिए नहीं लिया सर क्योंकि हिंदी मुझे बड़ी मुश्किल लगती है, मैं तो हिंदी नहीं लूँगा। फिर 2 दिन इतिहास की क्लास में गया और मुझे एक बड़ा लेसन बड़ा जटिल लगा। मैडम थे, वो हिस्ट्री पढ़ाया करते थे, सभ्यता और संस्कृति। 3 दिन वो सभ्यता संस्कृति चली, मेरे तो वो समझ में नहीं आया कि मैं सभ्यता क्या और संस्कृति क्या है। मैंने हिस्ट्री भी छोड़ दी। अब मैंने विषय निकाले, भूगोल विषय, समाजशास्त्र और एक राजनीति विज्ञान, और ग्रेजुएशन में ये सारे कोई मतलब संपर्क नहीं रहा, वो विषय अपने आप में अलग बन गए। तो सेकंड ग्रेड में कोई विषय नहीं बन रहा था, तो जरूरत बन गई हिंदी। तो आप देखिए, जरूरत बनाए मैंने, हिंदी में रुचि नहीं थी, जरूरत बन गई कि नौकरी लगना है, सेकंड ग्रेड बनना है, तो और कोई विकल्प नहीं, एसएसटी से ये थोड़ा ठीक पड़ रहा है। और मैंने राघव प्रकाश किताब को, सुबह में 4 बजे उठता था, और सस्ते वाले रजिस्टर जो रफ रजिस्टर मिलते हैं 15 रुपए में, काफी मोटे, मैं पेज में नहीं संख्या बताऊंगा, वैसे एक शिक्षक को किताब का आंकलन ऐसे करे तो ये बेतुकस है, पर मैं बताऊंगा इतने बड़े बड़े रजिस्टर वो मैंने 3 बार लिखे, यूं लिख दिया उसको 3 बार। और रियल में जब तक अगले 5-6 साल जो है व्याकरण वाला पार्ट बहुत ही अच्छा भी रहा। अब अभ्यास के बाद में वो भूल गए, अब वो संधि का कोई टॉपिक आता है तो अच्छे से नहीं समझ पाते, फिर हिंदी में घुसे। फिर लेक्चरर के लिए ये था कि किसमें फिर हिस्ट्री को जरूरत बनाया, फिर जरूरत बना लिया, तब रात दिन वो ये इतिहास को पढ़ना है, पढ़ना। सर ने एक बात कही थी कि काम के साथ में नौकरी की तैयारी कैसे करें। बहुत से बच्चे ऐसे खुद को ऐसा समझते हैं सिर्फ आपको पढ़ने के लिए भी टाइम है, कोई काम आप नहीं कर रहे, फिर क्यों नहीं पढ़ाई हो रही है। और बहुत से ऐसे भी साथी हैं जो कहते हैं कि अब मैं लेक्चरर बन गया, मेरे साथ के भी बैठे कुछ विद्यार्थी बैठे, तो वो ये कह रहे हैं सर अब काम बहुत ज़्यादा है। तो ये मान लें है तो 24 घंटे ही, पर अपने उसको मैनेज करना है। अब मैनेज करेंगे तो समय वहाँ से भी आप निकाल लेंगे। 2019 में HM पोस्ट का वो दिया, उसमें सिलेक्शन हो गया, जिसमें प्रमोद जी भी साथ में थे इधर, हमने भी कुछ समय, अपने भी थोड़ा समय साथ में काम किया। और बाद में आगे शिक्षा विभाग में सीधी भर्ती का दौर एक तरीके से रुका हुआ था, तो पदोन्नति करते करते आज प्रिंसिपल पद पे आ गया। तो परिस्थितियां आप देख लें कि कैसे भी हो, हर आदमी की है ना विषम ही होती है, तभी वो तैयारी करता है। जिसके मान लो 2-3 मरबे जमीन है, घर में खूब सारा केस यानी नगद राशि जमा है, वो तैयारी नहीं करेगा। 5-6 दिन पहले हम कोई एक साथी हैं प्रिंसिपल, जिनके पिताजी का देहांत हो गया, चमारखेड़ा ऐसा गाँव है, वहाँ चले गए। तो ऐसा एक प्रसंग निकल के आ गया, तो वो कहने लगे वैसे बच्चे तैयारी नहीं करेंगे। मैं एक प्रसंग सुनाता हूँ आपको। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास में एक परिवार है पास में, और वहाँ एक घटना घटित हुई कि उनका जो छोटा बेटा था या बड़ा बेटा था, उसकी जीवन शैली में पिछले 7 दिनों से बड़ा बदलाव हो गया। उसके पास में एक एप्पल का महंगा सा फोन, एक घड़ी, कपड़े लत्ते। घर वालों ने कहा कि अरे ये कैसे, कहाँ से, इसके सोर्सेज क्या है। तो उसने कहा अपने यहाँ सारे किसानी वर्ग से हैं, तो अपने समझते हैं कि गुणा क्या होता है ना, सरसों निकालने के बाद में जो कचरा बचता है उसको गुणा। तो उसने कहा कि मुझे पैसे गुणे से मिले, गुणे के अंदर से मिले हैं। तो गुणे के अंदर से कैसे, मतलब वहाँ कैसे, मैं पता नहीं उसमें देखा कैसे, तो मुझे वहां से पैसे मिल गए। तो कितने मिले,
कि मिले तो 15 लाख थे, तो तूने कितने निकाले, कि मैंने तो 2 ही लाख निकाले। तो उनको ऐसा ताज्जुब हुआ कि अच्छा गुणे में भी पढ़े हैं। तो ऐसा कोई समृद्ध परिवार हो ना, तो देखो उसको तो तैयारी करने की आवश्यकता नहीं। जिनके पैसे गुणे में पड़े और वो भूल भी जाए कि पढ़े हैं, तो उनको देखो तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। पर जो गुणा बेच के माता पिता हमें पढ़ा रहे हैं, जो माताएं दूध खुद नहीं पीती हमें पिलाती है, और फिर बचा हुआ शेष पशुओं का दूध है वो जो है बाजार में बेच के हमारे पढ़ाई के लिए जो है वो पैसे निकाले जाते हैं। जो पिता हंसे पे जमीन लेके हमें पढ़ा रहा है, तो देखो फिर हमें मेहनत करनी है। बहुत से बच्चे सूरतगढ़ आते हैं, वो ये कहते हैं सर मन नहीं लग रहा। कल एक लड़की थी झुंझुनू की, मेरे पास में आई कि मुझे तो आए हुए 15 दिन मुझे तो उल्टियाँ हो रही है। तो मैं कि क्यों हो रही है, नहीं मेरे जच नहीं रहा, पानी नहीं जच रहा। मैं कि सूरतगढ़ का पानी घूमते 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 यहीं से होके इंदिरा गांधी नहर जो है आगे जैसलमेर बाड़मेर तक मान लो जाती है। अभी तक प्लान ये भी चल रहा है कि इसका पानी जो है वो चूरू तक पेयजल के लिए जा रहा है। ये पानी अगर नहीं बच रहा तो मतलब शुद्ध घी वाली बात है, वो आपके पच नहीं रहा है। फिर ये तो बहाने ऐसे के वापस जाने, तो बहाने कब तक हो सकते हैं? जब तक हमारे पेरेंट्स का हाथ हमारे सर के ऊपर है तब तक बहाने हैं। तब तक जितने मर्जी बहाने बना लो, पढ़ाई को जरूरत बनाओगे तो पढ़ने भी लग जाओगे। स्वाध्याय की थीम के बारे में बता दूं, स्वाध्याय है क्या। अब जो मैंने आपको अपनी मेरी पूर्व की पढ़ाई के बारे में बताया, सरकारी सेवाओं के बारे में बताया, तो मैंने भी ऐसा सोचा कि सेम यही चीज़ जिस रास्ते से मैं चल के आया हूँ, जब जिन जिन चीज़ों का साथ मैंने लिया है, जिनका सहारा लिया है, जिनके सहारे से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, बस वही चीज़ विद्यार्थियों के साथ में साझा करूँ, वही अपने आप में स्वाध्याय है। यानी एक ही लाइन में कि आपका चयन होगा। स्वाध्याय अपने आप में कोई कोचिंग सेंटर नहीं है। मैं पहले भी बच्चों को ये चीज़ बोलता हूँ काउंटर पे कि 100% मेहनत में हमारा योगदान जो 4%, 5% या 3% हो सकता है। 97, 98, 95% जो है ना मेहनत आपकी खुद की, आपके माता पिता की, और आपके प्राइमरी स्कूल के टीचर जो है जिन्होंने आपको कै लिखना सिखाया तख्ते पे, उनकी मेहनत है। ज़्यादातर बच्चे आजकल क्या करते हैं, 2 दिन मेरे पास में कोचिंग आए और उसके बाद में बड़ा सा चयन वाले दिन लिखते हैं, सुमेर सर के मार्गदर्शन से हमारा चयन हुआ, सर के सानिध्य से हमारा जीवन सफल हो गया। मुझे वो बहुत बुरा लगता है। मैं कहता भी हूँ, मैं कहता हूँ मेरा नाम लिखे चाहे अंतिम कड़ी में लिखे, पहले आप अपने माता पिता के बारे में लिखे। आपके परिवार में आपके दादाजी भी जो पढ़े लिखे नहीं है, आपके दादी जी जो पढ़े लिखे नहीं है, पर उन्होंने ये कहा कि बेटा पड़ोसियों के जो है ना वो बेटा पटवारी लगा हुआ है, और मैं भी चाहूँ कि मेरे घर में भी एक पटवारी होना चाहिए। अगर वो ऐसी बात कहते तो पहले उनको आप इस बात का धन्यवाद दें। आपकी माता जी जो पढ़ी हुई लिखी नहीं है, फिर भी वो पढ़ाई का महत्व समझती है। वो ये कहती है कि नहीं तू 15 दिन पहले तो सूरतगढ़ गया था, वापस तो सूरतगढ़ से क्यों लौट गया, वापस चल तू जा। वो पढ़ाई का महत्व समझते हैं, तो उनको आप धन्यवाद दीजिए इस बात के लिए जो है। तो स्वाध्याय की वही थीम जो है वो आप लोगों के साझा मैं जो करता हूँ। क्या रहता है कि विद्यार्थी के मन में 3-4 चीजें रहती है। मेरे से पहले के वक्ताओं ने जो बात की, मैंने इन चीज़ों को लिखा भी है। आप विद्यार्थियों में एक जो है खामी तो नहीं कहूँगा मैं उसको, क्योंकि शायद पूर्व में आपको किसी ने बताया नहीं होगा, पर ये सुधार करने वाली बात है कि अब भविष्य में भी कभी भी आपको सेमिनार में जाएं, एक डायरी और एक अच्छा सा पेन लेके जाएं जो रुकने वाला ना हो बीच में, वो लेके जाएं, और कहने वाले व्यक्ति का नाम लिखें, उनका पद लिखें, और जब कार्यक्रम समाप्त हो तो उनके मोबाइल नंबर भी लें। और जब कभी भी आप असहज महसूस करें तो उनको एक मैसेज डालें ससम्मान कि सर नमस्कार, मैं उस दिन या उस दिन मैं उस सेमिनार में था या थी, और आज मैं इस विषय से आपसे कुछ जानना चाहता हूं। अगर आपके पास में समय हो तो मुझे समय दीजिए, मैं ये जानना चाहता हूं। पर ये सुधार आप लोगों ने करना। अगली बार जब भी जाएं एक डायरी लेके जाएं, पेन लेके जाएं, वक्ता जो बात बता रहे हैं उनको क्रमानुसार लिखें। मुकेश जी ने जैसे बात बताई थी एक कि समस्या क्या है, 5-4 ही है, पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ूं मैं, फिर मैं पढ़ा है तो वो सही पढ़ा है क्या, तो उसके लिए मूल्यांकन कैसे करूं, फिर उसमें सुधार कैसे करूं। और मूल्यांकन करने के बाद मुझे ये लगा कि आज तो मेरा ऐसा पेपर था जिसमें औरों के तो नंबर अच्छे हैं, मेरे तो 5 आए हैं, 4 आए हैं, तो मैं उसमें निराशा का भाव आएगा बिल्कुल। उससे बाहर मैं कैसे निकलूं, ये 3-4 बातें ही हैं महत्वपूर्ण जो बातें हैं। हमने क्या समाधान किया, हमने समाधान ये किया कि आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसका समाधान कर दिया। आपको वहां अपना दिमाग नहीं लगाना। आपके सामने 70 दिन या 80 दिन में हम एक बार पूरे जिस भी भर्ती परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं उसका एक शेड्यूल प्लान आपके सामने होगा, उसी के अनुसार आपको कार्य करना होगा। वो आपको एडवांस में मिल जाएगा कि किसी व्यक्ति को 1 अप्रैल को क्या करना है, 2, 3, 4, 5। ये सबसे प्रमाणिक चीज क्या होती है, कोई कहते हैं मैं लिख के दे रहा हूं, तो हम आपको ये लिख के देते हैं कि आपको 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3, 4, 5 अप्रैल आपको करना क्या है।
तो हमारी एनर्जी इसमें बच गई कि अपने सामने बहुत सारी किताबें पढ़ी है, कभी हम छोटी किताब की तरफ जा रहे हैं, कभी ऐसा लगा कि नहीं छोटी से काम नहीं चलेगा, बड़े वाली किताब पढ़ता हूँ, उस समस्या से आपको निजात मिल गई, उससे पढ़े। तो मैंने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है नहीं पढ़ा, उसके लिए प्रतिदिन जो है प्रतिदिन एक टेस्ट रहता है, आप उस टेस्ट को दें। उस टेस्ट को इसलिए नहीं देना है कि मेरे इसमें नंबर शानदार आने चाहिए, इसलिए कि मैं ये सुधार कर पाऊँ कि आज जो मैंने पढ़ा है और गुरुजनों ने इसी टॉपिक से जो प्रश्न निकाले हैं उनमें कितना भेद आ रहा है, कितना अंतर है, रेगुलर उन टेस्ट को दें। और हमने तो ये भी व्यवस्था की है कि पेपर की बच्चों की फाइल लगाई हुई है, डेली का पेपर वो फाइलिंग करते हैं और उस पर हर ऑप्शन, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन की व्याख्या तक भी की जाती है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि टीचर ने आप लोगों को प्रश्न करवाया और आपने उसमें, जैसे मैं ये कह दूं कि एक नदी को लेके अपवाह तंत्र को लेके एक प्रश्न आया और ये पूछ लिया कि अपवाह तंत्र, राजस्थान के अपवाह तंत्र में कौन सी ऐसी है जो आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, उसमें नाम चाहे वो घग्गर का दे दिया, चंबल का दे दिया, अन्य किसी बनास का दे दिया, तो उत्तर तो आपने उसमें से जो है वो घग्गर निकाल लिया, पर आपने चंबल के बारे में 4 व्याख्या लिखनी है उस प्रश्न पत्र में, आपने बनास के बारे में। इस प्रकार से जो व्याख्यात्मक पेपर को हल करता है उस विद्यार्थी के नॉलेज में ये मानेंगे कि उत्तरोत्तर जो है वो वृद्धि होती रहती है। तो इस प्रकार की जो टेस्ट सीरीज है वो रहती है, लगभग 70 या 80 दिन में एक बार हम काम को समेट लेते हैं। और कब तक, बहुत से बच्चों के मन में एक चीज रहती है कि हम एक बार कहीं कोर्स कर लें, अपने कोर्स जैसी कोई व्यवस्था नहीं है कि एक बार जिस आप लाइन में या पंक्ति में आप जुड़ गए, मान लो आप सेकंड ग्रेड बनना चाहते हैं और सेकंड ग्रेड के लिए आपने काम स्टार्ट कर दिया, तो कब तक, मतलब कब तक, परीक्षा के दिन तक आपको कार्य करना है। सर एक चीज मैं मंच पे जो अतिथि विराजमान है उनको ये बताना चाहूंगा कि स्वाध्याय में जो एक चीज हमारे पास में ये रहती है कि ऐसा नहीं है कि एक विद्यार्थी का एक बार एडमिशन लिया और वो बच्चा 3 महीने बाद में कहाँ चला गया। हमारी पकड़ रहती है अंतिम दिन तक, उसके सिलेक्शन तक, और सिलेक्शन के बाद में भी समेस्ता जी वहीं से, तो आज भी परिवार की तरह उनके साथ में लगा हुआ है। इधर महावीर जी बैठे हैं, आनंद जी बैठे हैं, प्रेम सिंह जी बैठे हैं, तो बाद में भी इन बच्चों से हम जुड़ के रहते हैं। मेजर पेपर 21वें दिन होता है, उससे पहले केसर जी, मैं, सुरेंद्र जी, बाकी सारी टीम निकल के आप लोगों के फॉर्म है ना वहाँ रखते हैं, तो हर विद्यार्थी को फोन किया जाता है, रेगुलर आ रहा है उसको भी, और जो रेगुलर नहीं आ रहे, आगे आगे रक्षा बैठे तो रक्षा को भी महीने में एक फ़ोन जरूर आता है। हमें ये पता है कि रक्षा किसी कारण से जो है रेगुलर नहीं है हमारे पास में, पारिवारिक कारणों की वजह से वापस यहाँ आ गए, फिर भी हम फ़ोन करते हैं कि आपने ऑनलाइन ज्वाइन कर रखा है क्या, पढ़ाई आपकी चल रही है क्या, ऑनलाइन में आप मेजर पेपर दे रहे हैं क्या। और यही कारण है कि पिछले 3-4 साल में हमने बहुत अच्छे परिणाम दिए हैं। स्वाध्याय की ब्रांच यहाँ खोलने का जो उद्देश्य है, विनोद जी और इनकी टीम मेरे पास में गए, इन्होंने कहा, मैंने कहा ब्रांच वहाँ स्टार्ट करने में मुझे कोई समस्या नहीं है, जो प्रश्न पत्र हमें यहाँ टीम मेहनत करके बना रहे हैं उसको पूरे राजस्थान में भेजेंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं है। पर दिक्कत एक ही है, और विनोद जी यहाँ होंगे भी, मैं बुलाना चाहूँगा कि इधर आप मंच पे आ जाएं, कि मैंने इनको ये कहा कि सर एक शर्त है, अगर एक विद्यार्थी होगा ना, एक विद्यार्थी, तो आपको काम नहीं बंद करने दूंगा मैं, ये ध्यान रखना आप। यहाँ जी, मैंने कहा काम नहीं बंद करने दूंगा। तो इन्होंने कहा सर किस प्रकार से, मैं समझा नहीं। मैंने कहा कि पिछला सेकंड ग्रेड का बैच हमारा ऐसा था सामाजिक का कि लास्ट के कुछ दिन ऐसे रहे कि जिनमें सिर्फ एक लड़की थी प्रीति नाम से, वो ही आती थी। एक दिन क्लास में घुसते वो चौंक गई, 30/45 का हॉल है, उसको देख के और इधर उधर देखे। सुरेंद्र जी उस दिन शायद उस हॉल में थे, तो इन्होंने पूछा क्या हुआ, कि क्या बात है, छुट्टी है? कि नहीं छुट्टी नहीं है, टेस्ट है। तो बच्चे सारे गए, तो बच्चे नहीं आए तो क्या होगा, हम है ना 10 लोग आपके लिए। वो बैठे, टेस्ट दिया और वो रेगुलर रही। हमारे पास में 40 ही बच्चे थे सेकंड ग्रेड में, 40 में से 16 बच्चे जो है सेकंड ग्रेड में चयनित रहे इस भर्ती में पहली बार से। बहुत से ऐसे संस्थान हैं जिनके पास में 3500 की संख्या थी, उनके 20 लोग ही चयनित नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? कि आत्मिक जुड़ाव बहुत जरूरी है, हर बच्चे से बैठ के जानना जरूरी है कमियां कहाँ हैं। स्कूल अभी जो हमारे स्वाध्याय के परिणाम रहे उनके बारे में बताना चाहूंगा सर आपको सभी को, कि स्कूल व्याख्याता इतिहास का जो स्वाध्याय मेन था, स्कूल व्याख्याता इतिहास के लिए जाना जाता है। राजस्थान में 810 सीटें थी, 810 सीटों में 72 सीटें जो है स्वाध्याय के खाते के अंदर है, जिसमें पहली रैंक भवानी जी सारण, जिन्होंने कहीं कोचिंग नहीं की, सिर्फ टेस्ट सीरीज सिंपल कहीं के नोट्स में नहीं पढ़े और स्वाध्याय में लगभग 8 महीने कार्य किया। उनका सिलेक्शन रहा पहली रैंक से राजस्थान के अंदर जो। और सीमित पाठ्य सामग्री, उनके वीडियोज आप देखना चाहे तो मेरे नाम से चैनल है, उसमें मिल जाएंगे। उन्होंने ये कहा कि मैंने सीमित किताबें पढ़ी, बहुत सारी किताबें नहीं खरीदनी है, सिर्फ एक ही किताब को असंख्य बार हम पढ़ें तभी हमारा चयन होगा उसमें।
तो संदीप जी को भी मैंने बात कही कि आप ब्रांच बिल्कुल खोल सकते हैं, पर एक विद्यार्थी भी रहेगा तो आपने उस काम जो है वो जरूर करना है। अब यहाँ अगर अभिभावक उपस्थित हैं और अध्यापकगण सारे उपस्थित हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि आप अच्छे से मैसेज जो है ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचा सकते हैं। यहाँ ब्रांच खोलने का हमारा उद्देश्य क्या है? कईयों के मन में ये आ जाएगा कि अर्थ है, चलो वो थोड़ा हो भी सकता है, मूल जो है वो क्या है? मैं खुद ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ, मुझे ये पता है कि यहाँ से एक माता पिता के अगर 2 या 1 या 3 संतान पढ़ने वाली है तो एक बच्चे का खर्चा सूरतगढ़ का मैं लगभग 8,000 रुपये मानता हूँ। यहाँ से चल गया किस चीज के लिए? सिर्फ टेस्ट सीरीज के लिए जा रहे हैं, सिर्फ टेस्ट सीरीज के लिए। अब 8,000 रुपये, एक घर में पढ़ने वाले 2 तो कितने हो गए? 16,000 रुपये हो गए। अब जो व्यवस्था में आपको यहाँ उपलब्ध हो रही है, आपको सेम वही पेपर पहले वहां हो रहा है, वही पेपर आपके पास में पहुंच रहा है, वही उत्तर कुंजी पहुंच रही है, वो उसके जो हल है वो आपके पास में पहुंच रहे हैं। तो एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से कोई माता पिता के महीने के 15,000 रुपये बचते हैं तो क्यों नहीं बचाने चाहिए? मार्गदर्शन आपको सेम मिल रहा है। तो मेन हमारा यही था। मैं तो इतिहास के जितने भी मेरे विद्यार्थी लगे हैं उनको ये कहता हूं कि आप किसी भी ग्रामीण अंचल में, चाहे आप उदयपुर के किसी भी कोने में आपकी पोस्टिंग है, एक विद्यार्थी पे आप काम करना चाहे तो मैं आपके साथ में हूं। एक विद्यार्थी के लिए भी आप कार्य करें चाहिए। तो मूल जो हमारा खाजूवाला में जो है विनोद जी और इनकी टीम का आग्रह करने पे जो है वो ये है कि ग्रामीण अंचल से बिना बात जो आर्थिक दोहन जो हो रहा है बिना बात के, वो बचे। दूसरी चीज कुछ मनोवैज्ञानिक भी रीजन है। एक तो अगर नए नए कोई बच्चा शहर में जा रहा है तो एक भटकाव भी मानेंगे, उसे परिवार से बाहर जा रहा है तो उसे हो सकता है कि माता पिता से ज्यादा अटैच है तो वो सहज ना हो, 2 महीने उसके ऐसे खराब हो। तो एक परिवार में रह के यहाँ लोकल अगर पढ़ाई वो करेंगे तो ज्यादा अच्छे से परिणाम दे सकते हैं वो। तो आप विद्यार्थियों के मन में, बाद में मैं रुकूंगा, कोई भी आपकी इंक्वायरी हो, कोई भी क्वेश्चन आपका हो तो आप जरूर उस चीज के बारे में हमसे साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। सूरतगढ़ में अगर क्लासेज है तो विनोद जी से मैं भी चाहूंगा कि आप भी एक ऐसी टीम जो है वो खड़ी करें। बेसिक तो 4-5 सब्जेक्ट होते हैं, वो 4-5 सब्जेक्ट इतने विद्वान साथी यहाँ बैठे हैं, इतनी बड़ी टीम अगर हमें सूरतगढ़ में नहीं मिलती सर ऐसी टीम, जैसे मंच पे लोग आज आपकी एक आवाज में यहाँ उपस्थित है, इतने अनुभवी लोग बैठे हैं। अगर सप्ताह में एक दिन भी अगर ये पढ़ा देंगे ना, एक दिन भी, सुनीता जी यहाँ विराजमान है, कि मैं ये कहूँगा कि अगर मैम अगर सप्ताह में एक दिन भी अगर ले लेंगे और इन बच्चों को 1 घंटा 2 घंटा मार्गदर्शित कर देंगे तो सूरतगढ़ से कहीं ज्यादा जो आउटपुट है वो हमें यहाँ मिल सकती है। तो बाकी बीच बीच में मैं विद्यार्थियों से मिलने आता रहूंगा, थोड़ा नजदीक में ही हूँ मैं, ज्यादा दूरी भी नहीं है। तो बिल्कुल बिल्कुल, तो पुनः एक बार मैं मंचासीन अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा हमारे स्वादेश सूरतगढ़ टीम की ओर से कि एक बुलावे पे आप लोग यहाँ पधारे, हमें ये मान सम्मान दिया। हमारे लायक कभी भी हो, आपको कभी लगे कि एक ऐसा बेटा है, बेटी है जिनके माता पिता जो है अर्थ पे करने में सक्षम नहीं है, सिर्फ कोचिंग की फीस जो है, तो सर आपने इतना ही कहना है कि सर ये बच्ची का नाम है और ये सिलेक्शन तक 1 रुपये भी संस्था को पे नहीं करेगी। सर हम आज केसर जी यही हैं, प्रबंधक जी बैठे हैं, मैं इनकी तरफ से ये विश्वास आपको दिलाता हूं कि हम 1 रुपये भी उस बच्ची से या बेटे से नहीं लेंगे कभी भी। और ऐसी चीजें सिर्फ आज से ये शुरुआत नहीं है, कोई ये कहीं सर आज उत्साह में या मंच पे खड़े इसलिए बड़ी घोषणाएं करते जैसे अक्सर जो है राजनेता करते हैं। अभी भी स्वाध्याय में ऐसा चल रहा है, बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो सिर्फ एक बार आके केसर जी को या मुझे कहते हैं कि सर मैं कुछ भी पे नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे तो पीजी का भी खर्चा है वो बड़ी मुश्किल से पहुंचता है, तो हम कभी भी उससे 1 रुपया भी नहीं लेते। तो पुनः एक बार आप सभी का धन्यवाद, आपने जो मान सम्मान दिया। एक इस बात के लिए धन्यवाद कि आप लोगों ने इस खाजूवाला में एक अलग अलग जगाने की प्रयास किया। इससे अगर मैं ये मानता हूँ आज के इस कार्यक्रम से अगर 2 बच्चों को भी दिशा मिलती है, 2 विद्यार्थियों का भी भला होता है, तो आज 17 मार्च का ये रविवार हमारे सब शिक्षकों के लिए अपने आप में सफल होगा। जय हिंद, जय भारत।